नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और आज हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है डिस्कस करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला है आरबीआई का रेपो रेट। अब पिछले हफ्ते के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 6 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीट थी, जिसमें आरबीआई ने डिसाइड किया कि रेपो रेट वो 6.5% पे रखेगी। अब ये रेपो रेट फरवरी 2023 से लेके अभी तक 6.5% ही है। आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया रेपो रेट में, और इसका एक रीजन मेजर ये है जो हमें पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक तो सितंबर क्वार्टर में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर मंथ्स में जीडीपी ग्रोथ जो है वो सिर्फ 5.4% से हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 8.1% से हुई थी। तो 5.1% काफ़ी शार्प स्लो डाउन है। आरबीआई का तो एक्सपेक्टेशन था कि 6.5 से ऊपर ग्रो होगी, लेकिन 5.4% से ग्रो हुई, तो ये काफ़ी शार्प स्लो डाउन था जीडीपी में। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखो तो सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, अक्टूबर महीने में, नवंबर का सीपीआई इन्फ्लेशन हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन अक्टूबर महीने में सीपीआई इन्फ्लेशन 6.2% था, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन से काफ़ी ज़्यादा था। सीपीआई इन्फ्लेशन क्यों हाई था? वेल, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन हाई था। फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में ऑलमोस्ट 10.87 यानी 11% जितना था, जिसके कारण सीपीआई इन्फ्लेशन हाई था, और सीपीआई इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई रहा। आरबीआई को डर यह है कि आगे जाके कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज यानी कि डिमांड कम करेंगे, जिससे जीडीपी और स्लो डाउन हो सकती है। राइट। सो आरबीआई को लगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना काफ़ी ज़रूरी है। भले ही जीडीपी स्लो डाउन हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, जिसके कारण आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पे रखी। लेकिन इसके अगेंस्ट में आरबीआई ने सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो पे जो रेट है, जो 4.5% पहले हुआ करता था, वो कम करके 4% करने का निर्णय किया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो सीआरआर रेट क्या है? वेल, सीआरआर रेट ये होता है कि बैंक्स के पास ना बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। ये लायबिलिटीज क्या है? वेल, बैंक्स क्या करते हैं, वो आपसे और मुझसे डिपॉजिट्स इकट्ठा करती है, राइट, और इन डिपॉजिट्स को आगे जाके लेंड करती है बोरोवर्स को। डिपॉजिट्स के अलावा बैंक्स मार्केट से भी काफी सारे फंड्स बोरो करती है आगे जाके लेंड करने के लिए, या आरबीआई से बोरो करती है। तो ये बैंक्स के लिए लायबिलिटीज है, बिकॉज ये फंड्स को आगे जाके बैंक्स को रिटर्न भी करना है, इजंट इट? तो ये बैंक्स के लिए हो गई लायबिलिटीज। अब आरबीआई का मैंडेट ये है कि ये सारी जो लायबिलिटीज है बैंक्स की, उसका करीब 4.5% फंड्स जो है उसको आरबीआई के पास बैंक्स को जमा रखना पड़ता है, क्योंकि मानो कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आए, लिक्विडिटी शॉक आया, मानो बैंक रन्स हुए, तो इस केस में अगर आरबीआई के पास थोड़ी डिपॉजिट्स होगी, यानी कि ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो अपने फंड्स डिपॉजिट करके रखेगी आरबीआई के पास, ये फंड्स को इमरजेंसी में ये बैंक्स यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो ये आरबीआई का मैंडेट है कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कंपल्सरीली सारी बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, और ये कितना रहेगा? ये 4.5% रहेगा। अब जाके इसको आरबीआई ने चेंज करके 4% कर दिया। ये 4% क्यों किया? वेल, बिकॉज आरबीआई को लगा कि आगे जाके बैंक्स के पास लिक्विडिटी जो है वो कम होने वाली है, राइट। अभी 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स पेमेंट का समय आ रहा है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स सेकेंड हाफ में करने वाली है। तो इसके कारण हो सकता है कि बैंक्स को लिक्विडिटी का इश्यू हो, बैंक्स के पास फंड्स ना रहे। तो ये फंड्स, ये लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि चलो अब 4.5% नहीं, अब सिर्फ 4% जितने फंड्स आप हमारे पास जमा रखो, बाकी के 0.5% फंड्स जो है, यानी कि 0.5% ऑफ लायबिलिटीज, ये आप आगे जाके लेंड कर सकते हो। तो ये बैंक्स को अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए काम आएगी। अब नेचुरली बैंक्स के पास ज़्यादा फंड्स होंगे लेंड करने के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म रेट्स पे डाउनवर्ड प्रेशर तो लाएगा, लेकिन इतना नहीं लाता जितना रेपो रेट चेंज करने से इंटरेस्ट रेट्स में डाउनवर्ड प्रेशर आता है, राइट। बिकॉज रेपो रेट जो है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करता है, लेकिन सीआरआर जो है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट्स को नहीं, वो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है। बैंक्स के पास ज़्यादा फंड्स होंगे लेंड करने के लिए, या अपनी लिक्विडिटी जो है वो मैनेज करने के लिए। तो सीआरआर रेट आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो 4.5% से 4% कर देंगे। ये हो गई रेपो रेट की बात। अब इसके बाद हम
ऑटो सेक्टर का डेटा देखते हैं और हमारे पास ऑटो सेक्टर में नवंबर महीने का डेटा है। अब ये रिमेंबर कौन रिलीज करता है ये डेटा, हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो इसका जो सोर्स है वो मैंने यहाँ रख दिया है और इसके लिंक भी यहाँ पे है। आप इसको, ये डॉक्यूमेंट को क्लिक करके आप ये डेटा खुद देख सकते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें तो नवंबर में कुछ कुछ ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स में पॉजिटिव ग्रोथ है और कुछ सेगमेंट्स में नेगेटिव ग्रोथ है, तो काफ़ी सारा मिक्स्ड पिक्चर है। अब रिमेंबर, फाडा की एक्सपेक्टेशन ये थी, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक्सपेक्टेशन ये थी कि नवंबर और दिसंबर महीने में 48 to 50 lakhs जितने वेडिंग एक्सपेक्टेड है। और वेडिंग सीजन में हो सकता है कि पैसेंजर व्हीकल्स का सेल या टू व्हीलर्स का सेल काफ़ी सारा बढ़ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल सीजन थी, स्पेशली अक्टूबर में नवरात्रि था, दिवाली भी थी 31 अक्टूबर को, तो तभी तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स काफ़ी शार्पली बढ़े थे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि वेडिंग सीजन से भी जो व्हीकल का सेल्स है वो मेंटेन रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो देखते हैं कि नवंबर में क्या हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो तो टू व्हीलर सेल्स जो है वो नवंबर में ऑलमोस्ट 16% ग्रो हुई है। सो टू व्हीलर्स का सेल्स काफ़ी शार्पली बढ़ा है और ये हो सकता है कि रूरल एरियाज़ के कारण, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में कि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि मानसून बहुत अच्छी हुई है, मानसून अच्छा हुआ है, खरीफ का जो हार्वेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि विंटर क्रॉप्स जो है, विंटर क्रॉप्स यानी कि रबी क्रॉप्स जिसका हार्वेस्ट होगा मार्च अप्रैल में, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो फार्मर्स की इनकम इसके कारण काफ़ी बूस्ट हुई है और रूरल एरियाज़ में डिमांड भी काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसके कारण हो सकता है कि टू व्हीलर का सेल्स बड़ा है क्योंकि टू व्हीलर का सेल्स रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। सो 16% टू व्हीलर्स का सेल्स बढ़ा है नवंबर महीने में ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल के नवंबर के कंपैरिजन में। थ्री व्हीलर्स का सेल्स थोड़ा मॉडेस्टली बढ़ा है 4.23%, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो कि अक्टूबर में ऑलमोस्ट 32% से बढ़े थे, वो नवंबर महीने में 14% से डिक्लाइन हुए हैं, राइट। सो पैसेंजर व्हीकल सेल्स नवंबर में वापस डिक्लाइन हो रहे हैं और ये काफ़ी नेगेटिव साइन है क्योंकि मार्केट्स की और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक्सपेक्टेशन थी कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स का ग्रोथ मेंटेन रहेगा, लेकिन ये नहीं हो रहा, ये एक नेगेटिव साइन है। ट्रैक्टर्स का सेल्स अगेन 30% से बढ़ा है नवंबर में। अगेन ट्रैक्टर्स का बढ़ना भी रूरल एरियाज की डिमांड की स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि रूरल एरियाज में डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। ट्रैक्टर सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कमर्शियल व्हीकल सेल्स अगेन वीक है, नेगेटिव 6% से डिक्लाइन हुई है। इनफैक्ट जो डीलर्स के पास ऑटोमोबाइल्स की इन्वेंट्री होती है, राइट, वो 65 डेज की है अभी ऑन एवरेज। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास इन्वेंट्री, व्हीकल्स की जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट 35 से 38 डेज की रहती है, यानी कि 35 से 38 डेज में व्हीकल सोल्ड हो जाती थी पहले। फिर वो अगस्त सितंबर महीने में बढ़ के 81 डेज जितनी हो गई क्योंकि ऑटोमोबाइल सेल्स नहीं हो रहे थे। अब अक्टूबर में ऑटोमोबाइल सेल्स काफ़ी शार्पली बढ़े थे, तो इसके कारण इन्वेंट्री कम हो गए, 65 डेज की हो गई, लेकिन ये फिर भी हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। तो डीलर्स के पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है और दिसंबर तक आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है उन्होंने डिस्काउंट्स बहुत हैवी रखे थे, चाहे टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो या किया मोटर्स हो, इन सब ने एनीवेयर फ्रॉम 1 लाख टू 3 लाख रुपीज़ जितने डिस्काउंट्स रखे थे। हालांकि अब रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ रही है, चाहे रबर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, ये कॉपर हो, ये सारे मेटल्स की और रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ रही है। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनीज ने डिसाइड किया है कि जनवरी से अब उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, राइट, और बढ़ाने का निर्णय किया है एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5%। तो अब डबल इश्यू आ गया क्योंकि एक तो ऑटोमोबाइल सेल्स वीक है, पैसेंजर व्हीकल्स की रॉ मटेरियल प्राइसेस इन्फ्लेटेड रहे हैं, तो इसके कारण व्हीकल्स की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या सेल्स को और इम्पैक्ट करेगा, ये हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी में देखना पड़ेगा, राइट। ये हो गई ऑटोमोबाइल्स की स्टोरी। अब बात करते हैं पावर जनरेशन की।
पावर जनरेशन में थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अक्टूबर में रिमेंबर थर्मल पावर जनरेशन जो है वो -2.7 यानी कि 3% से डिक्लाइन हुआ था थर्मल पावर जनरेशन। और इनफैक्ट जो टोटल पावर जनरेशन है उसमें से थर्मल पावर जनरेशन का कंट्रीब्यूशन शेयर जो है, मार्केट शेयर, वो ज़्यादा है। तो थर्मल पावर जनरेशन डिक्लाइन होना ये नेगेटिव चीज़ होती है, लेकिन नवंबर में ये 0.5% से बड़ी थी, राइट। सो सम वॉट पॉजिटिव ग्रोथ है। इसके सामने न्यूक्लियर पावर जनरेशन 8%, ऑलमोस्ट 9% से बढ़ी, और हाइड्रो पावर जनरेशन 30% से बढ़ा। अब हाइड्रो पावर जनरेशन में आप सितंबर से देखो, सितंबर में 26% से बढ़ा था, अक्टूबर में 29% से बढ़ा, और फिर नवंबर में वापस 30% से बढ़ा। हाइड्रो पावर जनरेशन बढ़ना ये क्यों है? ये है बिकॉज मॉनसून अगेन इस बार अच्छा रहा है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में एक्सेस रेनफॉल या फ्लडिंग आया है, लेकिन ओवरऑल मॉनसून अच्छा रहा है, जिसके कारण रिजर्वॉयर्स फुल है। इसके कारण हाइड्रो पावर जनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, राइट। भूटान IMP यानी कि हम थोड़ा जो हाइड्रो पावर है वो भूटान से इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये मिनिमल है ओवरऑल पावर जनरेशन के कंपैरिजन में। इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन टोटल अगर हम देखें तो अक्टूबर महीने में पावर जनरेशन सिर्फ 0.5% से बढ़ा था टोटल, और नवंबर में ऑलमोस्ट 3% से बढ़ा है। अब पावर जनरेशन बढ़ना दैट मीन्स कि इंडस्ट्रीज जो है वो पावर का कंजम्पशन ज़्यादा कर रही होगी, तभी पावर जनरेशन बढ़ सकता है, राइट, स्पेशली थर्मल पावर जनरेशन। तो अगर हम अपना फोर्थ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, जो कि है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली एक इंडेक्स है जो इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक इंडिकेशन देता है हमें, राइट। तो इसमें बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज को देखा जाता है। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 78% है पूरे इंडेक्स का। फिर माइनिंग जो ऑलमोस्ट 15% है पूरा इंडेक्स का, और इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 8% है इंडेक्स का, राइट। तो अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स का डिमांड ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, डिमांड ज़्यादा रह रही है शायद, जिसकी वजह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी पॉजिटिव दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे डेटा देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सबसे पहले तो रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। तो अक्टूबर 2024 में ये ऑलमोस्ट 150 रहा है इंडेक्स, जो कि सितंबर में 147 था, राइट, और अगस्त में 146 था। सो अगेन हमें पता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में जीडीपी स्लो डाउन हुआ था, तो वो हमें यहाँ दिख रहा है। और अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि रिबाउंड हो रहा है, जो कि अक्टूबर के इंडेक्स के वैल्यू में दिख रहा है हमें, राइट। तो पावर जनरेशन स्ट्रांग रहा है, और इसका एक कारण ये है जो IIP में हमें दिख रहा है कि अक्टूबर का जो IIP है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ये दोनों जो डेटा है, पावर जनरेशन और IIP, वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है, और मानसून भी चली गई है, तो मानसून गई, इसके कारण माइनिंग बढ़ा होगा, शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ा होगा क्योंकि डिमांड बढ़ी, और मैन्युफैक्चरिंग भी अब थोड़ी रिवाइव हो रही है। तो मानसून जाने से अब अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि शायद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बूस्ट होने लगे। और ये ऑल्सो जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी ग्रोथ सेकेंड हाफ में बढ़ सकती है, तो ये हमें शायद एक अर्ली इंडिकेशन दे रहा है, राइट, IIP फिगर, कि सेकेंड हाफ में जीडीपी बढ़ सकती है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। फिर भी जीडीपी स्लो रहेगी क्योंकि ये ज़्यादा शार्प बूस्ट नहीं है IIP का, लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट हाफ जीडीपी थोड़ी बढ़ सकती है। तो IIP डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं CPI। अब CPI इन्फ्लेशन भी थर्सडे को रिलीज हुआ, और नवंबर का CPI इन्फ्लेशन थर्सडे को रिलीज हुआ, और जैसे हमने डिस्कस किया अक्टूबर में CPI इन्फ्लेशन 6.2% था। फिर फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में 11% था, ये कम होकर नवंबर में CPI इन्फ्लेशन हो गया है 5.5%, और फूड इन्फ्लेशन मार्जिनली कम हुआ है, सिर्फ 9%, मतलब 1-2% जितना कम हुआ है। तो फूड इन्फ्लेशन फिर भी काफ़ी एलिवेटेड है, जिसके कारण CPI इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है।
अब रिमेंबर फरवरी में आरबीआई की पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी मीट होगी, मॉनेटरी पॉलिसी मीट, तो फरवरी अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीट होगी, तो उनके पास दिसंबर का फिगर होगा, जनवरी का इन्फ्लेशन फिगर नहीं होगा, दिसंबर का फिगर होगा सीपीआई इन्फ्लेशन का। तो दिसंबर और नवंबर के फिगर के हिसाब से आरबीआई फिर डिसाइड करेगी फरवरी के फर्स्ट वीक में कि रेपो रेट को कम करना या नहीं, राइट। अब ये हो गई सीपीआई के बाद, लेकिन सीपीआई में आप देखो तो कौन सी प्रोडक्ट्स ने सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाया है, राइट। तो यहाँ पे देखो तो ऑयल एंड फैट्स, राइट। तो ऑयल जैसे पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है और पाम ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में अगर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के देखो तो उन्होंने सोप्स की प्राइसेस बढ़ाने का निर्णय किया है। काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ाने का निर्णय किया है, राइट। तो बिकॉज पाम ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा है, अक्टूबर में 9.5% था और नवंबर में 13.2% इन्फ्लेशन है ऑयल्स में, राइट। काफ़ी हाई इन्फ्लेशन ऑयल्स में है। वेजिटेबल्स में अक्टूबर में 42% इन्फ्लेशन था ईयर ऑन ईयर, जो कम हुआ है नवंबर में 29%, लेकिन 29% इन्फ्लेशन बहुत हाई है फिर भी वेजिटेबल्स में, राइट। अब वेजिटेबल्स और ऑयल्स एंड फैट्स के अलावा आप फूड एंड बेवरेजेस देखो तो फूड एंड बेवरेजेस में अक्टूबर में ऑलमोस्ट 10% इन्फ्लेशन था और नवंबर में 8% इन्फ्लेशन है, ये फिर भी काफ़ी हाई है, राइट। एंड फाइनली आप हाउसिंग का देखो तो हाउसिंग में अक्टूबर में 2.8% इन्फ्लेशन था हाउसिंग प्राइजेस में, जो कि नवंबर में बढ़ के 2.87 हो गया है। तो हाउसिंग प्राइसेस में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और हाउसिंग का मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि रिमेंबर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउसिंग मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, स्टॉक मार्केट तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा था, गोल्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज एन एसेट, हाउसिंग प्राइसेस आर राइजिंग, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप आरबीआई का सर्वे एक निकला था जिसमें हाउस होल्ड्स की एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट। तो ये आरबीआई का सर्वे है कि हाउस होल्ड्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे जाके इन्फ्लेशन कितना रहेगा। इसमें स्पेसिफिकली अगर आप हाउसिंग को देखो तो कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, राइट, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग में नवंबर महीने में, ये नवंबर महीने का डेटा है, तो इसमें अगर कॉस्ट ऑफ हाउसिंग में देखो आप, ऑलमोस्ट 79% रिस्पोंडेंट्स, सर्वे के जो रिस्पोंडेंट्स है उसमें से ऑलमोस्ट 79% लोगों को लगता है कि एक साल बाद प्राइस हाउसेस की बढ़ने वाली है, राइट। और करंट रेट से बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 58% रिस्पोंडेंट्स को लगता है कि करंट रेट से जो बढ़ रही है उससे ज़्यादा बढ़ेगी एक साल में, ये ऑलमोस्ट 58% लोगों को लगता है, राइट। तो काफ़ी सारे रिस्पोंडेंट्स, ये आरबीआई का जो सर्वे है, उनको लगता है कि हाउसिंग प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी अभी भी हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं जैसे हमने देखा, जिसके कारण रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से सीपीआई इन्फ्लेशन भी एलिवेटेड रह रहा है, राइट। तो ये हो गया सीपीआई इन्फ्लेशन की बात। हमने इस वीडियो में रेपो रेट डिस्कस किया, स्पेसिफिकली सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद ऑटो सेक्टर की डेटा को डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि ऑटो सेक्टर में डेटा मिक्स्ड है, टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स का सेल्स काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स 14% से डिक्लाइन हुआ है नवंबर में। पावर जनरेशन हमने देखा कि 3% से बढ़ा है। आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है, तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो सकता है जीडीपी को सेकेंड हाफ में बूस्ट करे, लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, 5.48%, यानी कि 5.5% जितना है ऑलमोस्ट, तो ये काफ़ी हाई है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। तो आई होप इस हफ्ते का वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रहा हो। अगर इस डेटा के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में इनको क्लैरिफाई करूंगा। होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय।